एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से क्या मतलब होता है? प्रशासन से क्या मतलब है? प्रशासन किसे कहेंगे? क्या काम होता है प्रशासन में? प्रशासन में काम क्या होता है? कि एक मुखिया मान लिया जाता है और उसके द्वारा पूरे जनता के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है बनाए गए वो इम्प्लीमेंट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी जनता उसको फॉलो करते हुए चलेगी और वही प्रशासन है। जो समाज है उसको चलाने की व्यवस्था ही प्रशासन है। क्लियर है? लिखिए फिर, सामान्यतः चंदों का प्रशासन, सामान्यतः चंदों का प्रशासन केंद्रीकरण पर आधारित था। केंद्रीकरण पर आधारित था। केंद्रीकरण पर आधारित का मतलब केंद्रीकरण का क्या मतलब है? इसका इंग्लिश में कैसे? सेंट्रलाइजेशन। एक जगह पर बैठकर पूरे राज्य की व्यवस्थाएं देखना या एक जगह कानून बनाकर पूरे राज्य की व्यवस्थाओं को देखना, वो सेंट्रलाइजेशन है, केंद्र है। इस केंद्र से यहाँ जो है प्रशासन का या फिर पावर्स का बंटवारा होगा, ये केंद्रीकरण। अगर विकेंद्रीकरण कहेंगे तो जैसे ये पूरे का पूरा राज्य है, अनेक लोगों के द्वारा शासन, ये विकेंद्रीकरण। क्लियर है? इसका मतलब एक के द्वारा शासन किया जाता था, पूरा का पूरा राज्य उसी के अंतर्गत था, जो कि राजा कहलाता। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखेंगे, चंद्र साम्राज्य, चंद साम्राज्य मंडलों में विभाजित था। चंद साम्राज्य मंडलों में विभाजित था और मंडल सामान्यतः दो प्रकार के थे। और मंडल सामान्यतः दो प्रकार के थे। पहला लिखेंगे, पहला जो मंडल था वो था सामंतों के अधीन मंडल, सामंतों के अधीन, और दूसरा राजा के अधीन। सामंतों के अधीन और राजा के अधीन। इसी में लिखेंगे, नोट लिखेंगे, यहीं पर एक नोट लिखेंगे और लिखेंगे नोट, सामंत राजा को, सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, वार्षिक कर देते थे। और युद्ध काल में सैनिक सहायता भी करते थे। और युद्ध काल में सैनिक सहायता भी करते थे। सैनिक सहायता भी करते थे। समझ आ रहा? इसका क्या मतलब है? सामंत एक हिसाब से क्या है? सामंत क्या है? एक हिसाब से राजा ही है, बट इनको सुप्रीम जो पावर है वो राजा के द्वारा दी जा रही है। और राजा को क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे हैं, वार्षिक कर दे रहे हैं, और नियम कानून जो है राजा के ही चलेंगे। तो ये होता था। और ये युद्ध काल में या जब राजा पे अटैक होता था, या राजा किस पर अटैक कर, किसी पे अटैक करता है, सपोज है राजा ने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये कुमाऊं का क्षेत्र है और यहाँ चंपावत में चंद राजा है,
और इसने कहा भैया मैं गढ़वाल पर अटैक करता हूँ। ये बागेश्वर से लगा हुआ है, बागेश्वर भी देखिए सामंत के अधीन है। और जब ये गढ़वाल पर अटैक कर रहा, बागेश्वर वाले सामंत से कह रहा भैया इस पर अटैक करना तो सैन्य व्यवस्था बनाए रखना और खर्चा वर्चा भी बनाए रखना, ये बात कर रहा। तो ये सहायता देगा, उसको पैसा भी देगा, वार्षिक कर भी देगा। तो ये देखने को मिलता है। अगला लिखेंगे, अगला बनाइए इसके बाद प्रशासन का स्ट्रक्चर या प्रशासनिक संरचना लिखिए। चंदू का प्रशासनिक संरचना, प्रशासन कैसे चलते थे, क्या स्ट्रक्चर था प्रशासन करने। सबसे ऊपर लिखेंगे राज्य होता था, राज्य के बाद क्या आता था, राज्य किसमें विभक्त था, मंडलों में। मैंने बताया ना 2 मंडल थे, राज्य मंडलों में बटा हुआ था। एक राजा के अधीन ही होता था, दूसरा सामंत के अधीन होता था। और इसके बाद जो कहलाते थे मंडल में देश हुआ करते थे। गौर से सुनना, सबसे बड़ा राज्य, फिर मंडल, फिर देश। देश का यहाँ का मतलब है कि 5-7 जो परगन्ने हैं उनको मिलाकर देश। जैसे आज के डेट में देश का मतलब यहाँ पर अभी बताता हूं, देश का मतलब है डिस्ट्रिक्ट। देश के बाद क्या आएगा, परगना, परगना। परगने के बाद जो आएगा वो आएंगे गरखे, गरखे। गरखे के बाद आएंगे आपके गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी इकाई राज्य। अगर आज की डेट की बात करें तो इसको मानिए देश, इसको मानिए राज्य, इसको मानिए जिला, इसको मानेंगे आप क्या मानेंगे, ब्लॉक, और इसको मानेंगे न्याय पंचायत। ऐसे कहेंगे पंचायत या न्याय पंचायत। और इसे कहेंगे गांव, गांव ही है। समझ रहे, न्याय पंचायत समझते हैं। न्याय पंचायत के अंतर्गत अनेक गांव आएंगे। आपके अगर गांव गांव में रहते हैं, मुझे आसपास देखने को मिलता होगा कि आपके गांव की एक अलग से 4-5 गांव मिलाकर, 5-7 गांव मिलाकर एक न्याय पंचायत बनती है, जहां का क्या होता है, बीटीसी मेंबर होता है। आपके लेकर का एक बीटीसी मेंबर होता है, एक जो जिला पंचायत मेंबर होता है, सदस्य होता है, वो अलग होता है, वो ब्लॉक अलग से होता है, वो जिले स्तर का होता है। ये जो पंचायत मेंबर होंगे ये ब्लॉक में बैठेंगे, ब्लॉक में होते हैं। जो विलेज, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे होते हैं, वहां काम करते हैं, बीटीसी मेंबर जिसे कहते हैं। क्लियर है। तो ये इसकी क्या थी, प्रशासन की संरचना थी। अब इसमें लिखेंगे, आगे लिखे, अगला पॉइंट बनाइए, राजा ही राज्य का, राजा ही राज्य का सर्वोच्च, राजा ही राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि, सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रधान न्यायाधीश होता था। राजा ही राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रधान न्यायाधीश होता था। अगला पॉइंट लिखेंगे, राज्य की समस्त भूमि राज्य की समस्त भूमि इसके अधीन थी, राज्य की समस्त भूमि उसी के अधीन थी।
अगली बात लिखेंगे इसमें, इसमें लिखिए कर प्रणाली, लिखिए एक हेडिंग बनाइए, कर प्रणाली या कर व्यवस्था जिसे कहेंगे, कर व्यवस्था या कर प्रणाली कैसी व्यवस्था थे वो देखते हैं। कर व्यवस्था का मतलब है राज्य कैसे चलेगा, उसके लिए टैक्स जो इकट्ठा किया जाएगा। लिखिए फिर, जमीन का वास्तविक स्वामित्व राजा में निहित था। जमीन का वास्तविक स्वामित्व, जमीन का वास्तविक स्वामित्व राजा में निहित था। इसका मतलब है कि वास्तविक जो मालिक है जमीन का वो राजा है। राजा जिसको चाहे जमीन दे सकता है, जिससे लाए छीन सकता है। इसी में आगे लिखना, प्रजा राज्य की खाईकर थी। प्रजा राज्य की खाईकर, ये पूछा गया एक बार कि खाईकर क्या है। प्रजा राज्य की खाईकर थी। राजा या राज्य, राज्य की या राजा की खाईकर थी। आगे लिखेंगे, और तब तक राज्य की भूमि पर, और तब तक राज्य की भूमि पर आजीविका चला सकती थी। चला सकती थी जब तक, चला सकती थी जब तक राजा चाहे। जब तक राजा चाहे, इसका क्या मतलब है, राजा ही सर्वे सर्वचा करता धरता मारता सब वही था, जिसे जो कहेगा वो कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे लिखेंगे फिर, प्रमुख कर, इसी में लिखना, कर व्यवस्था में प्रमुख कर। पहला कर लिखिए, जूलिया कर लिखिए, लिख रहा हूं रुकिए। जूलिया कर, क्या, या इसे सांगा कर भी कहा जाता है, क्या कर, सांगा। ये जो कर लगता था वो लगता था नदी पुलों पर, नदी के पुलों पर लगने वाला कर। अब मान लिया जाए एक ये गांव है, एक ये गांव है दूर दराज, इस गांव पे एक पुल बनाई गई, और इस गांव में अजय जी रहते हैं, और एक ये गांव है जहां पर कमल जी रह रहे हैं, और ये राजा का साम्राज्य है। इस पुल पे जूलिया या सांगा कर लगेगा। इस कर को कौन चुकाए, इस यहाँ कर कौन देगा, टैक्स कौन देगा। ये बताओ, पूरी की पूरी यहाँ की और गांव ये है, छोटे बड़े गांव, इस गांव का ये जो टैक्स है कौन देगा, पूरे सभी देंगे या कमल जी भी देंगे, और जो बी सी डी एक्स वाई जेड है, या फिर केवल अजय देगा, कौन देगा।
जो उपभोग करेगा वही टैक्स देगा। अब यहाँ दूर कमल यहाँ बैठा जो कभी यूज ही नहीं कर रहा उस पुल को, क्या वो टैक्स दे पाएगा? नहीं दे। तो केवल और केवल यही इस गांव के लोग ही इसका टैक्स देंगे। क्लियर है? पुल का जो सांगा कर है जिस क्षेत्र पर बनाया गया है उस क्षेत्र के निवासी उस पुल से आवागमन कर रहे हैं तो वहां टैक्स भरेंगे। क्लियर है? आगे लिखिए फिर सिरती, अगला लिखेंगे सिरती, सिरती का इसको लिखिए नगद कर। ये व्यापारियों पर लगने वाला नगद कर था। जैसे व्यापारी, जैसे मान लिया जाए इस भोट प्रदेश से भाबर प्रदेश में, भोट प्रदेश मतलब भूटान तक, भूटान से जो व्यापार हो रहा भारत की तरफ, भाबर की तरफ, इस तरफ में जो चंदू के साम्राज्य से व्यापार का आवागमन हो रहा उससे नगद व्यापार लिया जाता था, उसी को सिरती कहा गया। क्लियर है? अगला देखिए रंगतली, रंगतली नहीं रतगली है। रंतगली, रंतगली इसको लिखिए लेखक को देकर, लेखक को देकर, लेखक को देकर का मतलब कि जो भी राइटर होंगे वो टैक्स देंगे। अगला लिखेंगे बैकर, बैकर, बैंकर नहीं है वो, बैकर है, बैकर। बैकर कर क्या होता है? आप लोग सब पहाड़ों में रहते हैं, गांव क्या जी, अजय को याद आ गया, क्या देते हैं, किसको देते हैं सभी? जैसे आपने सुना, मैं सुनाऊं, मैंने बहुत सुना है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, जब मैं पहाड़ में रहता हूँ, पहाड़ में अब तो नहीं, अब वहां भी नहीं है, अभी भी देते होंगे कोई कोई, क्या देते हैं? नहीं, हो सकता है कि वो पंडित को दे, लेकिन एग्जैक्ट जो है, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना तो बनाते समय शाम को आटा या सुबह को चावल बनाते हैं, चावल किससे नापते हैं? आज के डेट में ग्लास आ चुके हैं, या पहले जो भी है उसे बेकर कहा जाता है। मेरे घर में मेरी मम्मी जब तक खाना वाना बना देते, अब तो नहीं बनाती है, जब खाना बना देते, कभी कभार अगर हम पूछते थे मम्मी खाना चावल कितने बनाए, मेरी मम्मी कहती थी कि 1 या 2 बेकर जितने भी बेकर डाल। बेकर का मतलब है जो नाप तोल का बना रखा है हमने, जो डिब्बा है। अधिकांश मेरे घरों में रसगुल्ले के डिब्बे होते थे, रसगुल्ले के छोटे डिब्बे होते थे, जैसे चावल और आटा निकालते थे, उससे अभी भी चलता है मेरे घर में, अभी भी चलता है। रसगुल्ले के जो डिब्बे आते हैं, पुराने हो गए थोड़े बहुत, वो फेंक दे, नए डिब्बे आ ही जाते हैं, उनको धो धा के मम्मी फर्स्ट क्लास करके वो नापने के लिए। उसको आइडिया था कि अगर 4 लोग हैं तो, या 2-3 या 2 या 3 लोग हैं तो इससे हो जाएगा। लगभग उसमें 1 पाव बराबर आ जाता था, 1 पाव बराबर चावल आ जाते थे, वो नापने के लिए। वो बेकर है। ये बेकर का मतलब है जो अनाज उत्पादन होगा उस पर जो कर लगेगा वो बेकर कर। जैसे मैं समझाऊं इस कर को आप भी समझिए। इसका मतलब है अनाज, अनाज पर दिया जाने वाला कर बेकर कर। इसको लिखिए आगे, इसको डैश करके लिखिए बेकर को, अनाज कर। हाँ, अनाज देते हैं तोल के। भैया मान लिया जाए आपके पास 100 किलो हो गया, 100 किलो एक आपके गेहूं हो गया इस बार। एग्जैक्ट तो पता नहीं है कितना हो रखा है, एग्जैक्ट आपको पता नहीं है ना। अब तो तोल है, तराजू आ रहे। उस समय क्या हुआ करता था, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी जो नापते थे, उसमें से कुछ पार्ट दिया जाता था, उसी को बेकर कहा। इतने बेकर राजा साहब को जाएंगे। बेकर का मतलब है अनाज कर। अगला लिखेंगे हिल यानी अधूल,
बैकर अनाज कर, हिल यानी अधूल। इसका मतलब है जो बरसात में सड़क खराब हो जाते हैं, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। जी, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। अगला लिखे रोल या देवला, रोल या देवलिया। रोल या देवलिया कर। इसको लिखेंगे देवी देवताओं के नाम पर, देवी देवताओं के पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर। देवी देवताओं के पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर। निकिता जी, बबीता जी नहीं आए अभी, कल से आएंगे। कहीं पूजा उजा में तो नहीं गए हैं रोलिया देवलिया कर देने के लिए? इस बीच पूजा भी होते हैं पूजा पाठ होते हैं हमारे पहाड़ों में आजकल। आपके यहाँ जब पूजा उजा होती है किसी के यहाँ, बकरे भी कटते हैं पूजा में? हाँ हाँ। अभी अभी तो अनाज बो रहे हैं, निकाल तो दिए हैं, गेहूं निकाल दिए हैं। जब चावल निकालेंगे तब क्या करते हैं? बकरियां करते हैं। अच्छा, आपका गांव कहाँ हुआ? मुंशियारी में। अब मुंशियारी के हैं? हाँ, बिरती भौल, वहीं के हैं आप? नहाया है बिरती भौल में? लेकिन जरा दूर है रोड से, सामने दिखता है। अच्छा, नहा लिया करिए कभी, रोज ही नहाते हैं? ठंड कितनी होती है मुंशियारी में? तो मीट मांस खूब खाते होंगे। मुंशियारी के जैसे तो नहीं लग रहे हैं आप। मुंशियारी के लोग होते थोड़े चौड़े। नहीं, मुंशियारी में अगर रह रहे हैं, थोड़ी बहुत तो आंख बता रही कि मुंशियारी के हैं, लेकिन नहीं लग रहा। हाँ। अच्छा, कौन सा गाँव हुआ जहाँ जनपांगी रहते हैं? मुंशियारी में रहते हैं, वो होते चौड़े। अच्छा, ठीक। चलिए फिर आगे लिखिए, भाग लिखिए आप, भाग। भाग, भाग मतलब? इसको लिखिए घराटू पर, घराट समझते हैं जी? घराटू पर लिया गया कर, लिया गया कर, घराटू पर लिया गया कर। जैसे पहले से अभी भी क्या होता है, अगर जहाँ घट होंगे, पंचक्कियां होंगे, वहां पिसाई के पैसे नहीं देते। आप गेहूं रख के जाइए, एक वहां खड़ा होगा पीसने वाला, जैसे 10 किलो आपने आटा पीसा, उसमें से उसको 7 या 8 किलो आपको दे देगा। कुछ भाग अपना ले लेगा, 1 या 2 किलो अपना ले लेगा,
वही आपका घराट का रहा क्या है, भाग है। क्यों कहता है ये भाग? पहले से क्या होता था, जो हमारे गांव में दादा लोग पापा लोग जाते थे, हमारे घराटों पे जाते थे, तो पंचक्की, खुद की पंचक्की थी खैर वहां गाँव में, तो वो कहते थे जो भी आटा ले, जैसे कभी होता नहीं था, घट चल ही रहा, कंटिन्यू चल रहा, क्योंकि डीजल उजल कुछ है नहीं, पानी से चलेगा नीचे, तो चलते रहता था, जो आया वो डाल के चले गया, कुछ देर बाद आया और निकाल कर जितना आटा हुआ निकाल कर ले गया। वो कहता था ये भाग इस घट वाले का है, तो भाग रख के जाता था, वही भाग जो है आज भाग कर के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए कूत। कूत जी, कूत। जैसे कूद कर वो कर है, जब कभी किसी के पास नगद पैसा नहीं है या जो पैसा प्रचलन में वो नहीं है, उसके बदले अनाज देने को कूद कहते थे। लिखिए नकद के बदले, नकद के बदले अनाज, नकद के बदले अनाज, ये कूद कर कहलाता। एक लिखिए दस्तूर। दस्तूर, दस्तूर मतलब नजराना। नजरा क्या होता है ना, दस्तूर समझ में आया ना, नजराना। दस्तूर या नजराना क्या होगा? जैसे सपोज दैट एक राजा है, एक राजा है, उसके अधीन एक स्वतंत्र राज्य में हूं, लेकिन स्वतंत्र राज्य था, अब राजा के अधीन आ गया। अब राजा को कुछ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ समय बाद में कुछ ना कुछ पैसा या फिर लगान देते रहूंगा, उसी को दस्तूर या नजराना कहा जाता है। दस्तूर या नजराना कि अधीन द्वारा दिया जाने वाला या अधीनस्थ द्वारा दिया जाने वाला टैक्स। एक लिखिए पौरी। पौरी अनेक कर है, किताब में देखेंगे आप मिल जाएंगे। पौरी कर लिखिए राजधानी की रखवाली के लिए लिया गया कर। राजधानी की रखवाली के लिए लिया गया कर। राजधानी के लिए, राजधानी रखवाली के लिए, राजधानी की रखवाली हेतु लिया गया कर। एक और लिखेंगे मांगा कर। मांगा, मांगना क्या होता है? मांगना क्या होता है? कब मांगते हैं हम? जब हमें जरूरत होती है। जब नहीं होता है तो कोई कोई चीज चल जाता है। सपोज दैट अगर मान लिया आपके पास 500 रुपये नहीं है, या आपको अगर मीट खाते शाम के लिए, आपके पास मटन चिकन नहीं है, आपकी जरूरत तो नहीं है, आपके पास नहीं है लेकिन जरूरत नहीं है ना, सब्जी भी काम चला सकते हैं। जब आपके पास सब्जी नहीं है शाम को कुछ भी खाने के लिए, वो आपकी जरूरत। तो मांगा कर का मतलब जब जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी? युद्ध के समय। युद्ध के समय मांगा जाने वाला कर मांगा कर है। युद्ध के समय मांगा जाने वाला कर मांगा कर कहलाता है। और भी कुछ कर हैं, वो आप देख लेना क्या क्या कर हैं, क्या क्या टैक्सेस हैं। अब थोड़ा सा एक समझेंगे, अगर समझना चाहो। यहाँ पर लिखे भूमि व्यवस्था। राजा के द्वारा तो भूमि की व्यवस्था की गई थी, वो कैसे की गई थी वो देखें। भूमि व्यवस्था,
भूमि व्यवस्था में जो मुखिया होता था लैंड का, वो कौन होता था? राजा। भूमि में राजा इस पूरी की पूरी जमीन का या भूमि का राजा होता था, या कहेंगे इसे राजा कहेंगे तो भूमि का स्वामी। भूमि का स्वामी राजा था। अब इसने अपने भूमि को दो प्रकार से बांटा हुआ था। एक को कहा गया, एक भूमि को कहा गया कि दान दी गई भूमि। एक भूमि जो थी दान दी गई भूमि, दान दी गई भूमि जो क्या थी? कर मुक्त। अब तुमने किसी को दान में दे दिया तो कर मुक्त होगी नहीं होगी, उससे टैक्स थोड़ा लोगे। अगर मान लिया जाए निकिता के पास एक सोने का हार है, उसने कहा छोटी बहन को दे देते। निकिता की शादी हो गई, अच्छी खासी फैमिली में हो गई, उसने कहा मेरे को घर से मिला, मेरे पास है, बहन तू रख ले। अब निकिता कल परसों मांगेगी उसको? नहीं मांग सकती है, नहीं मांग सकती। राजा ने दे दिया तो कर काहे का फिर? राजा ने एक बार दे दिया, भैया मैं तेरे को दान दे रहा हूं, इसका मतलब है फ्री में ले जा, जैसा यूज करना हो वैसा कर। और दूसरा थी प्रदान की गई भूमि, दान की गई भूमि, और दूसरा प्रदान की गई भूमि। और ये जो था करयुक्त था, करयुक्त। और इसका जो मालिक हुआ करता था, प्रदान की गई भूमि किसी को दे दी गई होगी, वो चलाएगा, वही तो टैक्स देगा। नहीं तो सारी की सारी भूमि दे देगा, टैक्स कहां से लेगा? इसे, ये जो भूमि प्रदान की गई इसे कहा गया थातवान, इसे थातवान कहा गया। अब ये जो जमीन का मालिक है, ये जमीन का मालिक है, इस जमीन का, जमीन का मालिक ये है थातवान। तभी कहते हैं ना, आपके पास कितने थात हैं? थातवान वो कहता मैं इस जगह का थातवान हूँ। थातवान का मतलब आज के पास कितनी एरिया है, कितनी जमीन है, कहां तक आपके एरिया है। जो थातवान है, अब ये तो खेतों में जाएगा नहीं। थातवान जिसे जमीन का मालिक बना दिया गया, क्या वह खेतों में जाएगा काम करने के लिए, कृषि काम करने के लिए? और जैसे कहा गया कि ये बिल्डिंग आपकी होगी, अब इससे आप क्या होगे, आप किराए में जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, इसको यूज करेंगे। अजय चाहे इसमें अपना बिजनेस डाले, अजय चाहे इसको रेंट पर दे, मालिक अजय है, कैसे भी करके पैसा कमाना है, कुछ भी करो। ऐसे ही इस थातवान ने क्या किया कि यह जमीन को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा गया खायकर, क्या कहा गया? खायकर। खायकर जो था किसान था, इसका मालिक किसान, खायकर का मालिक किसान। यह कहेंगे जो इस कृषि इस जमीन पर खेती करेगा, जो खेती करेगा वही इसका मालिक होगा। जब तक थातवान चाह रहा है इस किसान के पास जमीन रहे, ये उत्पादन करे और उत्पादन करे, और बदले में हमें क्या दे? अनाज दे। खायकर का मतलब ही क्या है? क्या खायकर टैक्स लिखा है? क्या है खायकर टैक्स? देखिए खायकर टैक्स क्या है? खायकर टैक्स नहीं लिखा है। खायकर, खायकर टैक्स क्या था? खायकर क्या था? नहीं लिखा है। खायकर में एक वर्ड लिखा था, क्या लिखाया था मैंने? खायकर लिखाया नहीं था। खायकर नहीं लिखा रखा है टैक्स।
इसमें देखिए जो किसान है, अब ये किसान क्या करेगा, जब इसके पास अनाज हो रहा, उस अनाज में से कुछ इस थातवान को देगा टैक्स के रूप में। बाद में धीरे धीरे किसान, जैसे सरप्लस इकोनॉमी होने लगी, किसान क्या करने लगे, अनाज न देकर पैसा या नगद देने लगे, क्योंकि नगद आने लगा। बाद में जो खाए कर है वो नगद भी देने लगे। इसका मतलब है अगर इसके पास क्या है, अनाज है, तो अनाज दे देगा। अगर अनाज नहीं देना चाह रहा, ये पैसा भी दे सकता। क्लियर है। दूसरा जो कहा गया वो कहा गया सिरतान। सिरतान तो लिखा रखा है, सिरतान लिखा रखा है। सिरतान का मतलब है कितने भी इनके पास प्रोडक्शन हो, ये क्या देगा, नकद कर देगा, नगद देगा। ये अनाज देंगे, मेनली अनाज देंगे, और ये क्या देंगे, नगद। इसका मतलब है सिरतान के पास जो जमीन होगी उसमें वो किसानों को हायर करके खेती या कृषि प्रोडक्शन करवाएगा, लाएगा, माल बेचेगा, और नगद किसको दे देगा, थातवान को दे देगा, थातवान राजा को देगा। इतना समझ आ रहा, समझ आ रहा। अब देखिए दान की गई भूमि जिसे कर मुक्त कहते हैं। कर मुक्त जो भूमि है इसको थोड़ी सी समझना। कर मुक्त भूमि देखिए कुछ इस प्रकार है। दान किस किस को दिया जाएगा, सबसे पहली बात यह है, किस किस को दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा। हाँ, जरूरी थोड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है, राज्य सरकार मुझे कुछ दे देगी, उपाधियां या अन्य चीज है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं राज्य सरकार के लिए कुछ काम भी नहीं कर रहा हूं, ना केंद्र सरकार के लिए, घर बैठा हूं, निठल्ला बैठा हूं। क्या मुझे कुछ बहादुरी के लिए या कुछ पैसा दे देगी, कुछ जमीन दे देगी, अनाज दे देगी? मैं खाली बैठा हुआ हूं, राज्य सरकार या सरकार के द्वारा कुछ भी दे दिया जाएगा मुझे दान में? मैं कह रहा हूं जो दान दी गई भूमि है, दान में दी गई जो भूमि है करमुक्त है, वो किन को दी जाएगी? हाँ, किन के पास रहेगी? जैसे मैंने कह दिया, दान प्रदान की गई भूमि को, भूमि थातवान एक व्यक्ति को दिया गया, उसको थातवान कहा गया, और वो काम करवा रहा और क्या ले रहा है, इससे टैक्स ले रहा। ये बताइए आप। मेनली ये जो राजा के लिए बहादुर के साथ लड़ेंगे अच्छे सैनिक अधिकारी, उनको दिया जाएगा, या विद्वानों को दिया जाएगा, जो कहेंगे ब्राह्मण कहेंगे, उनको दिया जाएगा कुछ काम कराने से, या मंदिरों को दिया जाएगा, मंदिर को भी तो जान दिया जाता है, या धार्मिक प्रशासन के लिए, धर्म के प्रशासन को चलाने के लिए कुछ भूमियां दी जाती है, इनको दिया जाएगा। अब किसको भूमि क्या दिए जाने पर क्या भूमि कहलाती है, वो क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले है इसमें दान किए भूमि में एक होती है रौत भूमि। रौत भूमि, रौत भूमि किसको दिए जाने पर कहलाएगी? जब किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए जो भूमि दी जाएगी दान में, उसे रौत भूमि कहेंगे। किसके लिए दिया जाएगा? बहादुरी के लिए दिया जाने वाला राज्य के द्वारा भूमि रौत भूमि कहलाएगी। दूसरा है संकल्प भूमि। ये संकल्प भूमि विद्वानों को दिए जाने वाली। अगला लिखेंगे गूंठ। कितनी बार आ चुका है गूंठ भूमि किसे कहते हैं? मंदिरों को दिया गया दान भूमि, मंदिरों को दी गई दान में भूमि गूढ़ भूमि। लास्ट है सदावर्त। सदावर्त, सदावर्त या सदावर्त या विष्णुपति।
विष्णुप्रति, सदावर्त, सदावर्त या विष्णुप्रति, ये लिखे धार्मिक प्रशासन के लिए, धार्मिक प्रशासन के लिए। ये तो था आपका चंद्रवंश, और चंद्रवंश से संबंधित क्या, कर व्यवस्था, प्रशासन, सब देख लिया हमने। जहां से भी क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे, पवार या परमार वंश, पवार या परमार वंश। इसको देखेंगे कल। अब जो कुमाऊं में था चंद्रवंश, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था, और इसी फेज में चलता है कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश देख लिया हमने। कत्यूरी वंश के अंतिम शासन काल दिया, अंतिम वंश में जो पूर्व के और पश्चिम के कत्यूरी थे। पूर्व के कत्यूरी जो है वो कुमाऊं मंडल में बसे, और पश्चिम के गढ़वाल मंडल। इस पश्चिम के गढ़वाल मंडल में ही एक राजा हुआ करता था, जिसने चांदपुरगढ़ चौमोली को अपनी राजधानी बनाया था। नहीं, वो यही रहता था कत्यूर, जोशीमठ कार्तिकेयपुर में। और एक व्यक्ति को अपना दामाद बनाकर यहाँ पर लाता है, जिसे पवार, जिसने पवार वंश की नींव डाली। कल देखेंगे कौन आया, कैसे आया, क्या है। थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करिए। नेक्स्ट क्लास कौन सी क्लास है आज? उत्तराखंड की। नहीं, उत्तराखंड तो होगी। पॉलिटी, पॉलिटी में क्या चल रहा? पॉलिटी में क्या चल रहा? अच्छा, निकालिए फिर, थोड़ा देखेंगे।